वेलकम टू एके श्री नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज ज्योग्राफी का थर्ड पेपर यानी कि फॉर ईस्ट एशिया से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इस पेपर के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और ये आपका एक मॉडल पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज सॉल्व करवाएंगे आपके बीच में। इसमें अगर जितने भी बीए पार्ट थर्ड के ज्योग्राफी का फॉर ईस्ट एशिया यानी कि सुदूर पूर्व एशिया का जो सब्जेक्ट ले रखे हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण आज का टॉपिक रहेगा, आज की क्लास रहेगी। इसमें आपका सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पेपर में पूछे गए हैं वही आपको बताया जाएगा और बार बार ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो इससे आपको ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हो गया है कि किस तरीके से आपको करना है। और कुछ छात्र छात्राएँ हमारे कह रहे थे पहले से कि सर एक वीडियो और ज़रूर अपलोड करवाइए, तो इसमें मैं आपको थोड़ा ज़रूर जानकारी दूंगा जो अपने साथ कुछ इसमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि बीए थर्ड पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2021 और 22 का अकॉर्डिंग का ये पेपर है आपका ज्योग्राफी पेपर थर्ड सी यानी कि फॉर ईस्ट एशिया सुदूर पूर्व एशिया। ये आपका टाइम 3 घंटे का है। मैक्सिमम आपका जो मार्क्स होगा वो 75 नंबर का होगा। नोट अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन यानी कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। यहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात ये रहेगी दोस्तों कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस जगह से और कैसे पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो इस तरीके से आप लोग खुद से तो तैयारी कर भी सकते हैं और यहाँ से भी आपको एक सॉल्यूशन मिल सकेगा। तो चलिए चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक वीडियो के बने रहें क्योंकि ये आज का क्लास जो होगा वो बहुत ही मज़ेदार होगा और आपके सबसे अहम क्लास होगी और सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगी आज की। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें क्योंकि इसमें आपको फ़ायदा होने वाला है और आपके फ्रेंडों को फ़ायदा होना, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब चलिए लेके चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका आज का मेन टॉपिक है सेक्शन ए। यहाँ पे आपका दे रखा है खंड आ अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। यानी कि यहाँ पे आपका होगा सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। पहला का फर्स्ट आपका आता है जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ फॉर ईस्ट एशिया यानी सुदूर पूर्व एशिया की भू आकारकीय स्वरूप के बारे में। कि जो भू आकारकीय की बात करें तो भौगोलिक स्थिति के बारे में यहाँ पे आपको बताना है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे बताना है। तो आइए आपको थोड़ा इसके सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति के बारे में बताएंगे। इसमें आपको लिखना है आंसर में कि यह शब्द यानी कि संस्कृत के साथ साथ भौगोलिक यानी अलगाव को उद्घाटित करता है। सुदूर पूर्व सिर्फ भौगोलिक रूप से दूर, लेकिन यह भी सांस्कृतिक रूप विदेशी नहीं है। उदाहरण के लिए यह कभी भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सांस्कृतिक रूप से पश्चिमी देशों के संदर्भित नहीं कहा जा करता है, जो पूर्वी एशिया की तुलना यानी यूरोप के पूर्व स्थित सांस्कृतिक और भौगोलिक व्यक्तिकता के संयोजन। 1939 के ऑस्ट्रेलिया के एक प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री रॉबर्ट मेंजिन द्वारा अच्छी तरह से चित्रित किया गया था। यदि युद्ध के शुरुआत के साथ अपने भू राजनीतिक चिंताओं को विचार करते हुए मेंजिन ने टिप्पणी की थी कि प्रशांत की समस्याएं अलग हैं, जिसे ग्रेट ब्रिटेन ने सुदूर पूर्व कहता है वह हमारे लिए निकट उत्तर है। तो ये आपका होता है। उसके बाद में फिर यहाँ पे सारी चीज़ें आपको ये बताया। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि यानी कि राइट द नेम ऑफ रिवर इन चाइना यानी कि चीन की नदियों के नाम लिखिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपको बताएंगे चीन की नदियों के नाम, यानी कि लिखेंगे आप चीन की नदियों के नाम, प्रमुख नदियों के नाम। नंबर 1 पे आपका आता है पहला आमूर नदी। उसके बाद में फिर आपका आता है दूसरा दोस्तों इर्तिश नदी, फिर इली नदी, फिर कायुदी नदी, कारकस नदी, फिर गुई नदी, तारीम नदी, दोंग नदी, बेई नदी। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी आता है, फिर आपका मिलो नदी, मीकांग नदी, मुरजात नदी, मोती नदी, फिर यरलुंग ताप्स यानी कि तत्सपो नदी, यारकंद नदी, फिर योरोस्कंद कांस नदी, फिर लियोस नदी, ली नदी, फिर उसके बाद में आपका हांगहो नदी, ली आपका फिर आपका आता है दोस्तों 3 आपके महत्वपूर्ण है। पहला तो आपका हांगहो नदी होता है, दूसरा आमूर नदी,
तीसरा आपका यांगत्सी क्यांग नदी। तो ये आपके यांगत्सी क्यांग नदी जो है इसको कहते हैं, जिसको यांगत्सी क्यांग नदी, फिर यारंग, फिर योंगरोंग यानी कि यांगरुंग कास नदी। फिर उसके में फिर आपका आता है बेई नदी, फिर सियांग नदी, फिर आपका आता है सांगसांग यानी कि सक्सगाम नदी। तो ये आपकी इनके यानी कि जो चीन की नदियां हैं इनके बारे में। और सबसे इसमें आपका जो मैं बता दूं कि जो 3 की उप श्रेणियाँ यानी कि कुल श्रेणियों में उप श्रेणियाँ 3 नदियाँ हैं इनमें से। पहला तो आपका आता है मोती नदी, दूसरा आपका आता है यांगत्से नदी, और पहला आपका आता है दोस्तों कि हामूर नदी। तो ये सारी नदियाँ आपके चीन से बिलोंग करती हैं। फिर तीसरा आपका आता है राइट द नेम ऑफ फॉर एशिया इन कंट्रीज़, यानी कि सुदूर पूर्व एशिया के देशों के नाम बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अब आप देखेंगे सुदूर पूर्व एशिया के देशों के नाम। सुदूर पूर्व एशिया के भौतिक सांस्कृतिक व्यक्तित्व संपूर्ण एशिया के अन्य प्रदेशों से काफ़ी भिन्न है। यह यानी कि दक्षिणी एशिया के आकार में 2.5 गुना और जनसंख्या में 1.5 गुना है। इनमें निम्नलिखित देश आते हैं। पहला तो आपका आता है दोस्तों चीन, दूसरा आपका आता है हांगकांग, और इसका जो कैपिटल है दोस्तों वो बीजिंग, यानी चीन का बीजिंग आता है, हांगकांग का चीनी यानी कि चीनी आधिपत्य। तीसरा आपका आता है मकाऊ, फिर उसके बाद में इसमें आपका आता है चीनी आधिपत्य। चौथा आपका आता है जापान है, जापान की राजधानी टोक्यो है दोस्तों। फिर आपका आता है इसमें उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया। पाँचवा आपका आता है उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया की राजधानी आपका क्या है दोस्तों प्योंगयांग। छठवा आपका आता है दक्षिण कोरिया यानी कि इसकी राजधानी सियोल है। सातवां आपका आता है मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। और आठवां आपका आता है दोस्तों जो आठवां आता है यानी कि ताइवान, ताइवान की राजधानी क्या है ताइपेई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसमें यानी कि जापान के देशों के जापान के द्वीपों के नाम बताइए, यानी कि राइट द नेम ऑफ आइलैंड ऑफ जापान। अब आपका आता है दोस्तों नेक्स्ट आपका आएगा राइट द नेम ऑफ यानी कि राइट द नेम ऑफ आइलैंड ऑफ जापान, जापान के द्वीपों के नाम लिखिए। बहुत ही बड़े क्वेश्चन। जापान के द्वीपों के नाम यानी कि जापान द्वीप समूह के कुल जो है वो 1750 द्वीप हैं, किंतु समस्त देश का 98% क्षेत्रफल केवल 4 द्वीपों यानी कि कौन से 4 द्वीपों के अंतर्गत समाहित है। पहला तो आपका आता है दोस्तों यहाँ पे पहला आपका आता है हांसू। कौन सा आता है हांसू। फिर आपका आता है 2,30,130 यानी कि 110 वर्ग किलोमीटर का लंबा फैला है। दूसरा आपका आता है होक्काइडो, यानी होक्काइडो की बात करें तो ये 83,408 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तीसरा आपका आता है दोस्तों क्यूशू। तीसरा क्या आता है क्यूशू। क्यूशू कितना फैला आपका यानी कि 42,122 वर्ग किलोमीटर यानी कि 42,144 किलोमीटर वर्ग फैला है। फिर चौथा आपका आता है दोस्तों सिकोकू। सिकोकू में आपका क्या आएगा यानी कि चौथा आपका क्या आएगा सिकोकू, जो 18,795 वर्ग किलोमीटर है। फिर आपका जो अन्य इसमें है पाँचवा जो है यानी कि सभी जिसमें यानी कि सारे मिला के है वो 3,270 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो ये आपका रहा तीसरा यानी कि जापान यानी सुदूर पूर्व एशिया के देशों के नाम, फिर जापान के द्वीपों के नाम लिखिए। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपका आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों राइट द नेम ऑफ द 5 सिटीज़ ऑफ जापान, यानी जापान के 5 नगरों के नाम लिखिए। पहला तो आपका आएगा दोस्तों इसमें लिखेंगे आप आंसर में कि जापान के 5 नगरों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला आपका आता है दोस्तों नागासाकी। पहला क्या आता है नागासाकी। दूसरा आपका आता है क्या दूसरा आपका आता है हिरोशिमा आता है। क्या आता है हिरोशिमा। तीसरा आपका आता है क्योटो। क्या आता है क्योटो। चौथा आपका आता है टोक्यो। उसके बाद में फिर आपका आता है पांचवा जो है वो ओसाका। तो ये आपका जो हो गया ये आपका हो गया क्या दोस्तों जापान के 5 प्रमुख नगर। अब बात करेंगे दोस्तों कि छठवां क्वेश्चन आपका है कि राइट द नेम ऑफ सिटीज़ इन चाइना, यानी कि चीन के 5 नगरों के नाम लिखिए। अब आपका आता है दोस्तों चौथा नंबर यानी कि बात करें तो आपका यानी कि राइट द नेम ऑफ 5 सिटीज़, यानी कि यहाँ पे आपका आप सिटीज़ ऑफ चाइना है कि चीन के 5 नगरों के नाम निम्नलिखित है। पहला आपका आता है दोस्तों पहले आप लिखेंगे क्या यूनान का शहर। पहला आपका आता है यूनान हो गया। दूसरा आपका हो गया
सांसी हो गया, फिर आपका सिचुआन हो गया, फिर आपका हैनान हो गया। उसके बाद में फिर आप लिखेंगे यानी कि आपका चांगचून हो गया। फिर उसके बाद में आपका आता है यानी कि आपका फिर आता है ताइयान हो गया। फिर आप लोग जानते हो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा जहाँ से आपका फिर आपका आता है क्या दोस्तों, हांगझो यानी हांगझो प्रदेश, ये आपका होता है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण आपका जो शहर है वो कौन सा है, सिचुआन। और यूनान हो गया आपका। फिर आपका नेक्स्ट आता है वुहान। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7वां नंबर, गिव शॉर्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर ईस्ट एशिया यानी कि सुदूर पूर्व एशिया का संक्षिप्त परिचय दीजिए। सुदूर पूर्व एशिया का संक्षिप्त परिचय दीजिए। बहुत ही बढ़िया। सुदूर पूर्व यानी अंग्रेजी में एक भौगोलिक शब्द है जो आमतौर पर पूर्वी एशिया यानी कि पूर्वोत्तर एशिया सहित रूसी यानी कि सुदूर पूर्व यानी उत्तरी एशिया का हिस्सा और दक्षिणी पूर्व एशिया का संदर्भित करता है। दक्षिण एशिया को कभी कभी आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों के लिए भी शामिल किया जाता है। तो यही आपका होता है सुदूर पूर्व एशिया का संक्षिप्त परिचय में आपको ये चीज़ें हुआ। अब आपका आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टाइफून है, टाइफून किसे कहते हैं। टाइफून के बारे में आपको हम बताएंगे यहाँ पे कि टाइफून क्या है। फिर आपका टाइफून में आपका आता है कि टाइफून एक कम दबाव का ऐसा तूफान है जो समंदर के गर्म इलाकों से उठता है। प्रारंभिक अवस्था में इससे सिर्फ तूफान माना जाता है, लेकिन जब जब इसकी भीतरी हवाओं की रफ्तार यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार यानी कि या फिर इससे ज़्यादा हो जाती है तो इसे हम टाइफून का नाम दे दिया जाता है। कई बार टाइफून का उच्चतम रफ्तार जो हो गया वो 360 किलोमीटर प्रति घंटा की तक मापी गई है। टाइफून जो पश्चिमी प्रशांत महासागर से उठता है और जापान, ताइवान, फिलीपींस, पूर्वी चीन की ओर बढ़ता है। इसके आगे बढ़ने की गति जो होती है वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। एशिया में आने वाला ये तूफान सामान्यतः जून से नवंबर के बीच आता है, लेकिन अगस्त सितंबर में इनका सबसे ज़्यादा खतरा बना रहता है। टाइफून 100 किलोमीटर से ज़्यादा के इलाकों पर असर डाल सकता है। तो ये रहा आपका टाइफून यानी कि टाइफून क्या है आपका, एक का तूफान है ये टाइफून। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका आता है दोस्तों यानी कि जापान की जो प्रमुख फसल है उसके बारे में बताएंगे। जापान के जो प्रमुख फसल हैं निम्नलिखित हैं, कौन कौन सा है आपका। पहला तो आपका आता है धान यानी कि गेहूं के साथ साथ जौ की भी कृषि की जाती है। और इसमें जो अन्य फसल आते हैं यानी कि वो आपका सोयाबीन होता है। उसके बाद में फिर आलू, शकरकंद, मोटे अनाज तथा फल यानी कि नारंगी, सेब, अंगूर, नाशपाती और आड़ू भी शामिल हैं इसमें, जो इसकी प्रमुख फसल है जापान के वो रहा। उसके बाद फिर 10वां आपका था डिस्कस द जापान इज ए कंट्री ऑफ अर्थक्वेक्स यानी कि जापान भूकंपों का देश का वर्णन कीजिए। उसके बाद में फिर आपको सारी चीज़ें ये रही। अब आपको बताएंगे जापान का भूकंपों का देश क्यों कहा जाता है, आइए आपको बताते हैं। अब आपका आता है दोस्तों यानी कि जापान को जो भूकंपों का देश क्यों कहते हैं। भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से जापान एक दुर्बल क्षेत्र है जहां ज्वालामुखी व भूकंपों की अधिकता है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 1500 भूकंप आते हैं, इसलिए जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। जापान में जो 3196 ज्वालामुखी हैं जिनमें 30 सक्रिय और पवित्र है, पवित्र ज्वालामुखी माना जाता है। इसमें आपका फ्यूजी एक सख्त ज्वालामुखी है। अब आपका आता है दोस्तों खंड आपका खत्म कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन ए खंड बा नोट यानी कि सभी अटेम्प्ट एनी ऑल क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में हो। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन हाँ तो ये आपका दोस्तों होता है कि सुदूर पूर्व एशिया महाद्वीप के पूर्णतः पूर्व में स्थित देश सुदूर पूर्व देश कहलाते हैं। यह देश 21 अंश यानी कि क्या है 21 अंश उत्तरी से 54 अंश उत्तरी अक्षांश तक यानी कि 74 अंश
पूर्व से 146 यानी कि 146 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। सुदूर पूर्व शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम सपेट महोदय ने किया। इसी भूभाग का यानी कि जिन्सबर्ग महोदय ने भी पूर्वी एशिया नामकरण किया है। एशिया महाद्वीप के प्रादेशिक खंडों में पूर्वी एशिया का विशिष्ट भौगोलिक खंड यानी कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन इसी भाग में स्थित है। सुदूर पूर्व एशिया के अंतर्गत जो आते हैं वो पहला तो चीन आता है, जापान, उत्तरी व दक्षिणी कोरिया, ताइवान और मंगोलिया देश आते हैं। इनका जो क्षेत्रफल लगभग है वो 117 वर्ग किलोमीटर है। विश्व की लगभग 1/4 जनसंख्या पूर्वी एशिया में रहती है। पूर्वी एशिया में स्थित चीन और जापान ने तेजी से आर्थिक प्रगति करके आर्थिक जगत में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है। वर्तमान समय में जापान विश्व के प्रमुख विकसित औद्योगिक प्रदेशों में से एक है। उसके बाद में फिर आपका है सुदूर पूर्व एशिया यानी कि भौगोलिक प्रदेश। पूर्वी एशिया भूगर्भीय हलचलों के क्रीड़ांगन कर रहा है। इसके अधिकांश भाग पर्वतों एवं पठारों का विस्तार है। पर्वतों के बीच उनके अंतर पठार पाए जाते हैं। निचले भागों में नदियों द्वारा अवसरों के निक्षेप निमित्त अनेक छोटे बड़े मैदान मिलते हैं। इसी यानी कि इसके पूर्वी भाग उनके द्वीप एवं द्वीप समूह पाए जाते हैं। सुदूर पूर्व एशिया का निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला तो आपका आता है दोस्तों पर्वत श्रेणी, दूसरा पठारी प्रदेश, तीसरा जलोढ़ मैदान और चौथा आपका आता है द्वीपीय श्रृंखला। सुदूर पूर्व एशिया का ऐतिहासिक प्रदेश में आपका आता है सुदूर पूर्व एशिया यानी कि प्रदेश पश्चिमी देशों के राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक प्रभाव में नहीं रहे। इसका प्रमुख कारण पूर्वी एशियाई देशों की भौगोलिक स्थितियाँ को अपमार्ग से अपेक्षित दूर पड़ते हैं। वस्तुतः इसी कारण से इस प्रदेश को सुदूर पूर्व देश की संज्ञा दी जाती है। अब सुदूर पूर्व एशिया का प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक सुदूर पूर्व देश में अधिक उदार नहीं है। यहाँ के विकास में मानवीय शक्ति ही सर्जक है। क्षेत्रफल, जनसंख्या, कृषि, खनिज, औद्योगिक संसाधनों तथा तकनीकों आदि के दृष्टि से ये प्रदेश दक्षिण एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया आदि से अधिक संपन्न है। जापान में औद्योगिक विकास में कीर्तिमान स्थापित किया गया है। सुदूर पूर्व एशिया के प्रमुख नदियाँ। सुदूर पूर्व देशों के प्रवाह प्रणाली में चीन और जापान में प्रवाहित होने वाली नदियाँ अपवाह तंत्र को सम्मिलित किया गया है। चीन के भूभाग में अनेक नदियाँ प्रवाहित हैं। चीन की प्रवाह प्रणालियों की प्रमुख दो वर्गों में बांटा गया है। तो प्रशांत महासागरीय जल प्रवाह, एक है आंतरिक प्रवाह यानी कि आंतरिक प्रवाह। इसके बाद में जापान की नदियाँ आती हैं, इसमें भी यानी कि प्रशांत महासागर अपवाह में आता है। और दूसरा आपका है जापान सागरीय प्रवाह। तो इस तरीके से आपका ये जो इसके भौगोलिक प्रदेश है उसके बारे में बताया। और जो जापान का जो सागरीय प्रवाह है इसमें आपका आता है, इसके अंतर जो बात आते हैं मोगामी आता है, शिनोन, कुरोबी, अगानो, जिंतुम, हाइम, तितोरी आदि नदियाँ मध्यवर्ती पर्वत श्रेणियों से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर जापान सागर में गिरती हैं। और जापान की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, वो शिनानो है आपकी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में फिर आपको बताएंगे प्रशांत महासागर अपवाह जो हैं वो चीन के यानी कि जो चीन के अंतर्गत जो आते हैं हीलुंग आता है, कियांग आता है, फिर सुगारी आता है, यालू आता है, लिहोहो आता है, हांगहो, यांगटी, सिक्यांग और सिक्यांग नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं जो प्रशांत महासागर में गिरती हैं। और इसी तरह आंतरिक प्रवाह भी है जो पश्चिम तथा उत्तरी से पश्चिमी चीन की नदियाँ सभी ओर से ऊंचे धरातल से घिरे होने के कारण भीतरी भागों में बेसिन में विलीन हो जाती हैं। इसका उदाहरण चित्र तारिम नदी व जल ग्रहण क्षेत्र तारिम बेसिन है। तो इस तरीके से आपका सुदूर पूर्व एशिया के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में मैंने बताया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आर वाला कि राइट एन एसे राइस प्रोडक्शन ऑफ फार ईस्ट एशिया, सुदूर पूर्व एशिया के चावल उत्पादन पर एक निबंध लिखिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपका था दोस्तों सुदूर पूर्व एशिया में देशों की जनसंख्या का प्रमुख खाद्यान्न जो है वो चावल आता है। इसका कारण यह है कि इन देशों में चावल उत्पादन की अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं।
चीन विश्व का बृहत्तम यानी कि 36% जो है आपका वो चावल उत्पादक देश है। समुद्र तटीय भागों में कहीं कहीं 80 से 90% कृषि भूमि पर चावल उगाया जाता है। जापान की प्रमुख फसल भी चावल है और 2012 में जापान में चावल का उत्पादन 7.75 मिलियन टन हुआ। उत्तरी कोरिया के 1/3 भाग पर धान की खेती की जाती है क्योंकि चावल यहाँ का मुख्य खाद्यान्न है। दक्षिणी कोरिया में भी 40% कृषि यानी कि फसली भूमि पर धान की खेती की जाती है। यहाँ कई भागों में 2 फसलें उगाई जाती हैं। ताइवान में भी लगभग में वार्षिक जो है वो 20 लाख टन से अधिक है। मैदानी भागों में तथा निचले ढालों पर उत्पन्न किया जाता है। सुदूर पूर्वी एशिया में चावल उत्पादन का निम्न भौगोलिक परिस्थितियों का उपलब्ध है। पहला, उत्तम जलवायु के कारण पर्याप्त वर्षा। फिर आपका दूसरा आता है तो उन्नतशील बीजों के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि। तीसरा आपका आता है गहरी जुताई एवं गहन बुआई। सातवां आपका आता है कृषि कार्य में मशीनों के उपयोगों में वृद्धि। फिर नेक्स्ट आता है सिंचाई सुविधाओं का पर्याप्त विस्तार। फिर क्या आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्ष में 2 फसलें तथा पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार कृषि। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों धान की कृषि में रोपण पद्धति के कारण उत्पादन में वृद्धि, यानी कि उपयुक्त व्यवस्थाओं के अलावा यह उत्तम बीजों या कीटनाशक दवाओं के कारण पौध संरक्षण पर विशेष बल दिया। जापान में कृषि आज भी श्रम पर ही आधारित है। मशीनीकरण का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये आपका सुदूर पूर्व एशिया में चावल उत्पादन का एक निबंध के रूप में मैंने आपको बताया। अब तीसरा क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि डिस्क्राइब द फिश इंडस्ट्री ऑफ जापान। जापान के मत्स्य उद्योगों का वर्णन कीजिए। अब आपका आता है जापान में मत्स्य उद्योग। मछली जापान के निवासियों का मुख्य भोजन है। आज भी जापान की 20% जनसंख्या का भोजन जो है वो मछलियों से ही प्राप्त होता है। विश्व के किसी भी देश में जनसंख्या का इतना बड़ा भाग मछलियों पर निर्भर नहीं है। चावल और मछली जापान का अधिकांश जनसंख्या का भोजन है। विश्व में मछली उत्पादन तथा खपत दोनों पहलुओं के आधार पर एक और जापान विश्व का सर्वाधिक मछलियां पकड़ता है तो दूसरी ओर जापान विश्व की सबसे अधिक प्रति व्यक्ति मछली की खपत भी करता है। फिर उस समय जापान में प्रति व्यक्ति 100 पाउंड मछलियां लगभग उत्पादन में 65 पाउंड मछलियां खपत कर लेता है तथा शेष पाउंड का निर्यात कर देता है। फिर उसके बाद में जापान में 92 लाख टन मछली का उत्पादन होता है। जापान में इतना अधिक मत्स्य उत्पादन होने के कारण है कि कृषि भूमि की कमी एवं जनसंख्या का अधिकता के कारण जापान के निवासियों को अपनी उदर पूर्ति के लिए समुद्रों की ओर अग्रसर होना। फिर दूसरा आपका आता है इसमें जापान के सामुद्रिक स्थिति होने के कारण यहाँ के निवासी प्राचीन काल में कुशल नाविक हैं जिससे इस व्यवसाय में सहायता मिली है। फिर आपका नेक्स्ट आता है तीसरा कि जापान का अधिकांश तट कटा फटा है इसलिए अनेक मछली पकड़ने के कान आसानी से बना लिए गए हैं। चौथा का आता है जापान की जलवायु एवं व्यवसाय के विकास में बहुत सहायक है। शीतोष्ण जलवायु होने के कारण यहाँ मछलियाँ जल्दी खराब नहीं होती हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि जापान के निवासियों का एकमात्र भोजन जो है वो चावल तथा मछली है। जापान की 80% संख्या जो है वो इस पर भोजन का प्रयोग करती हैं। फिर आपका आता है यहाँ पर उत्पन्न मछलियों की मांग विश्व के अनेक देशों में है। फिर नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों कि आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों, नवीन आविष्कारों तथा विकसित ट्रेलरों के प्रयोग से मत्स्य उत्पादन की वृद्धि हुई। अत्यधिक मछलियों की खपत तथा निर्यात के कारण जापान में मछलियों का उत्पादन बहुत अधिक किया जाता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जापान के जलवायु प्रदेशों का वर्णन करें कि डिस्क्राइब द क्लाइमेट एंड रीजन ऑफ जापान। अब आपका आता है कि जापान की जलवायु मानसूनी एशिया महाद्वीप के पूर्वी शीतोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित होने के कारण जापान की जलवायु का धरातल मुख्य अपेक्षा सामुद्रिक दिशाओं का प्रभाव अधिक पड़ता है। यही कारण है कि शीत ऋतु में जापान के चारों ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण तापमान अधिक गिरने नहीं पाता है। पश्चिमी तट पर उत्तरी पश्चिमी शीत मानसूनों के प्रभाव होने के बावजूद गर्म क्यूरिशो समुद्री धारा के कारण पश्चिमी तट पूर्वी तट की भांति अधिक ठंडा नहीं हो पाता है। सामान्य रूप से जापान की जलवायु पर ग्रीष्मकालीन तथा शरदकालीन मानसूनों का प्रभाव अधिक रहता है। जापान के जलवायु प्रदेश। जापान के जलवायु में अनेक विभिन्नताएं मिलती हैं।
इन विभिन्नताओं के आधार पर जापान का अनेक जलवायु प्रदेश विभागों में बांटा गया है। डडले स्टैम्प ने जापान की जलवायु के आधार पर निम्न 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। पहला तो आपका आता है दोस्तों दक्षिणी जापान, दूसरा आपका आता है पूर्वी जापान, तीसरा आपका आता है पश्चिमी जापान और चौथा आपका आता है उत्तरी जापान। अब आपका पहला जो है वो दक्षिणी जापान है, जो वो दक्षिणी जापान के अंतर्गत क्यूशू, शिकोकू तथा हांसू का दक्षिणी भाग सम्मिलित है। इस देश की जलवायु की मुख्य विशेषताएं साधारण सर्दी, तेज गर्मी तथा अत्यधिक वर्षा। ग्रीष्म ऋतु में गर्म होने के कारण यह औसतन तापमान जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और नागासाकी नगर में शीत ऋतु में जनवरी में 7 डिग्री सेंटीग्रेड तथा ग्रीष्म ऋतु में 26 यानी कि जुलाई में 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। अब नेक्स्ट आपको बता दें यानी कि पूर्वी जापान आपका, तो पूर्वी जापान में पूर्वी जापान के अंतर्गत हांसू द्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग तथा होक्काइडो द्वीप का दक्षिणी पूर्वी भाग सम्मिलित है। इन प्रदेशों की जलवायु की मुख्यतः विशेषताएं है शुष्क एवं ठंडी सर्दियाँ, साधारण गर्मी एवं सामान्य वर्षा है। यहाँ शीत ऋतु कठोर शीत ऋतु पड़ती है तथा औसत तापमान जो है वो 0 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। यानी उत्तरी भाग में तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है तथा बर्फ़ जम जाती है। यानी कि ओखोष्टक ठंडी समुद्री धारा के कारण उत्तरी भाग के तटीय समुद्री से घना कोहरा रहता है। अब आपका तीसरा आपका आता है इसमें पश्चिमी जापान। पश्चिमी जापान के अंतर्गत हांसू द्वीप और पश्चिमी भाग तथा होक्काइडो द्वीप का दक्षिणी पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस प्रदेशों की जलवायु की विशेषता ठंडी सर्दियाँ, मध्य गर्मी तथा सामान्य वर्षा, शीत ऋतु एवं मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं प्रवेश हो जाती हैं। यहाँ शीत ऋतु औसत में 3 सेंटीग्रेड रहता है और उत्तरी भाग में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दक्षिणी भाग में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और जो शीत ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान हो 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो आपका जो शीत ऋतु की बात करें जनवरी में तो आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और ग्रीष्म में तापमान जो है वो 22 सेंटीग्रेड रहता है। और चौथा आपका आता है उत्तरी जापान। उत्तरी जापान में होक्काइडो द्वीप का समस्त उत्तरी भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश में जलवायु की विशेषता अत्यंत कठोर सर्दियाँ, सामान्य गर्मी तथा साधारण वर्षा, शीत ऋतु एवं कठोर होती है तथा लंबी होती है। यानी कि शीत ऋतु में औसत तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वायु से यहाँ तापमान गिर जाता है। यानी उच्च भागों में तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और गर्मी और यानी कि बात करें तो सामान्य गर्मियों में औसत तापमान जो होता है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और शीत ऋतु में औसत तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रीष्म ऋतु में 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और अगर बात करें तो यहाँ वर्षा का अगर बात करें तो औसत जो होता है वो 75 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये रहा आपका यानी कि जापान की जलवायु के प्रदेश। अब चौथा पता है यानी कि इल्यूकेटेड द स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर स्टेट इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में सुदूर पूर्वी एशिया का सामरिक महत्व बताइए। अब आपको सुदूर पूर्व एशिया का जो सामरिक महत्व है, सुदूर पूर्व एशिया महाद्वीप के पूर्णतः पूर्वी स्थित में सुदूर पूर्व देश कहलाते हैं। जो आपको बता दें इसमें कि सुदूर पूर्व एशिया की जो सामरिक महत्व है कि सुदूर पूर्व एशिया के भौगोलिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद में फिर सुदूर पूर्व एशिया के अंतर्गत चीन, जापान, उत्तर व दक्षिणी कोरिया, ताइवान, मंगोलिया, इसमें 117 देश के लगभग में वर्ग किलोमीटर हैं, 117 वर्ग किलोमीटर है। विश्व की लगभग 1/4 जनसंख्या जो पूर्वी एशिया में रहती है। पूर्वी एशिया में स्थित चीन, जापान व तेज़ी से आर्थिक प्रगति पर कर रहा है। अब सुदूर पूर्व एशिया के जो इसके महत्व हैं उसके बारे में बताएंगे हम। इसमें सुदूर पूर्व एशिया के ऐतिहासिक और फिर प्राकृतिक, यानी कि ऐतिहासिक है फिर प्राकृतिक है, उसके बाद में फिर आपका ऐतिहासिक सुदूर की पर्वत श्रेणी या नंबर 2 पठारी प्रदेश और जलोढ़ मैदान और द्वीपीय श्रृंखला। यानी कि ऐतिहासिक पर में सुदूर पूर्व यानी कि प्रदेश में पश्चिमी देशों के राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव में नहीं रहे। इसका प्रमुख कारण था कि पूर्वी एशियाई देशों के भौगोलिक स्थिति नहीं पश्चिमी देशों में या समुद्रिक मार्ग में अपेक्षाकृत दूर पड़ते थे। वस्तुतः इस कारण इस देश में प्रदेश के पूरी देश में संज्ञा दी जाती है।
तो इस तरीके से आपका चौथा क्वेश्चन का अथवा वाले बताएंगे अब आपको। जापान जापान भाषा में नागरिक ऐसे लिखा जाता है जिसका उच्चारण निप्पोन या निहोन होता है, परंतु औपचारिक रूप से जापान में ऐसे जापान को कैसे लिखते हैं। एशिया महाद्वीप के पूर्व स्थित में एक यानी कि बात करें तो एक द्वीप देश है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है। ये द्वीप एशिया के पूर्वी समुद्र तट यानी उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। पश्चिम जापान सागर से घिरा है और ये ओखोत्स्क सागर से लेकर दक्षिण से पूर्वी चीन सागर और ताइवान तक फैला हुआ है। इसके निकटतम पड़ोसी चीन, कोरिया तथा रूस है। जापान में वहाँ के मूल निवासियों की जनसंख्या समथिंग 18.5% है। बाकी 0.5% कोरियाई और 0.4 चाइनीज़ तथा 0.6% अन्य लोग हैं। जापानी लोग अपने देश को निप्पोन या निहोन कहते हैं। इसका मतलब है सूर्योदय, रिंग ऑफ फायर का हिस्सा। जापान में यानी कि 6852 द्वीपों का एक द्वीप समूह है जो 3077 यानी कि बात करें तो 975 वर्ग किलोमीटर यानी 145 से 967 वर्ग मील में फैला हुआ है। जापान के 5 मुख्य द्वीप यानी कि होक्काइडो यानी होन्शु, जिसे जापान का मुख्य भूमि भी कहा जाता है। उसके बाद में फिर आपका जिसे जापान का मुख्य भूमि क्या है, शिकोकू यानी क्यूशू का ओकिनावा। जापान में राजधानी की टोक्यो है और अन्य बड़े महानगर जैसे योकोहामा, ओसाका, नागोया, सप्पोरो और आपका आता है फुकुओका, कोबे आदि, ये आपके क्या होते हैं। क्योटो जापान की पूर्ववर्ती राजधानी थी। अब आपको बता दें राष्ट्रभाषा जो है जापान की और जापानी है। सरकार जो है वहाँ की संसदीय प्रणाली और संवैधानिक राजधानी सम्राट है नारुहितो और प्रधानमंत्री फूमियो केशिदो। विधानमंडल राष्ट्रीय जो है उसका राष्ट्रीय डायट होता है। उसके में निम्न सदन में प्रतिनिधि सभा होते हैं। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 3,37,975 किलोमीटर है। जल वहाँ का 1.40% में आपका है और जो जनसंख्या 2020 जनगणना की 1,25,96,96,000 की यहाँ की जनसंख्या है। और इसी में बात करें तो आपका जापान दुनिया का 11वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, साथ ही सबसे घनी जनसंख्या वाला और शहरीकृत देशों में एक है। देश का लगभग 3/4 भूभाग पहाड़ी तथा जिस कारण इसकी यानी कि 1,25,36 मिलियन की जनसंख्या संकीर्ण तटीय मैदानों पर केंद्रित है। जापान को 47 प्रशासनिक प्रांतों ने 8 पारंपरिक क्षेत्र में विभाजित किया है। ग्रेटर टोक्यो में क्षेत्र में मतलब बात करें तो 37.4 मिलियन से अधिक निवासियों के साथ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला महानगर ये है जापान। अब आपका आता है दोस्तों चीन के जलवायु प्रदेशों का वर्णन के लिए डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द रीजन ऑफ द चाइना। यहाँ पे आपको लिखना है कि चीन को स्टाम्प, क्रेसी तथा रॉबिन्सन आदि भूगोलवेत्ताओं ने तथा चीनी भूगोलवेत्ता को चिंगचू ने 8 से 10 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है, जो निम्न प्रकार है। पहला तो आपका आता है दोस्तों हैनान द्वीप, दक्षिणी क्वांगसू तथा दक्षिणी क्वांगतुंग प्रदेश। दूसरा आपका आता है दक्षिणी चीन प्रदेश। तीसरा आपका आता है निचली यांगत्से घाटी और डेल्टा प्रदेश। चौथा आपका आता है दोस्तों रेड घाटी का प्रदेश। पांचवा आपका आता है चीन का उत्तरी मैदान तथा शांतुंग प्रायद्वीप। छठवां आपका आता है दोस्तों लोयस का प्रदेश। सातवां आपका आता है आंतरिक मंगोलिया और सिक्यांग प्रदेश। आठवां आता है आपका तिब्बत का पठार। नौवां आता है यूनान यानी क्विचाऊ का पठार। और 10वां आपका आता है मानने की बात करें तो मंचूरिया का पठार। तो ये आपका होता है दोस्तों कि जलवायु के जो मुख्य प्रदेशों का है उसको वर्णन करने के बारे में कि जलवायु प्रदेशों के बारे में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जापान के कृषि यानी कि जापान के कृषि प्रदेशों का को वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। अब आपको बता दें कि डिस्क्राइब द एग्रीकल्चर रीजन ऑफ, इसमें आपको हम बताएंगे आपका हो जाएगा दोस्तों कि जापान एशिया के पूर्व प्रशांत महासागर में स्थित औद्योगिक देश है, परंतु देश के बृहद आबादी की घोषणा
यानी कि पोषण करने के लिए कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद में फिर आपका आता है जापान में क्रमशः कृषि में लगी हुई जनसंख्या की घटती गई। आज मात्र 4 से 6% की जनसंख्या ही कृषि कार्य में लगी है। इसी तरह जापान में कृषि योग्य भूमि मात्र 16%। इस प्रकार जनसंख्या में कम ही कृषि योग्य भूमि कृषि करती है। जापान में कृषि की विशेषताएं। जापान में कृषि अधिकांश भूमि पठार पर्वत पठारों में है। फिर भी जितनी कृषि योग्य भूमि है उतने ही जापान गहन कृषि करके अपने जनसंख्या का पेट भरने का प्रयास करता है। जापान की कृषि की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, कृषि में उत्तम बीज का प्रयोग। दूसरा, रासायनिक खाद व उर्वरक का प्रयोग। उसके बाद में नवीन मशीन तथा मनुष्य श्रमिक आदि अधिक से अधिक प्रयोग कृषि उत्पादन का दृष्टिकोण से किया जाता है। चौथा, नवीन कृषि प्रणालियों में विभिन्न विधियाँ उत्पादन बढ़ाने में सहायक हुई हैं। पाँचवा का जापान में 1 इंच भी भूमि बेकार नहीं जाती। ये ना ही कोई कृषि क्षेत्र, ना ही कोई स्थान, ना ही कोई वस्तु बर्बाद होती है। उसके इसका जो प्रमुख प्रदेश हैं उसके बारे में बताएंगे। यानी कि जो प्रमुख क्षेत्र में मध्यांशु, दक्षिण पश्चिम क्यूशू तथा शिकोकू द्वीप में चावल की फसल ज़्यादा उगाई जाती है। और बात करें तो उसके बाद में फिर आपका गेहूं का उत्पादन की बात करें तो गेहूं उत्पादन में आपका जो जापान में जो कृषि है उसमें आपको मिलेगा। यानी कि आंतरिक सागर का तटीय प्रदेश, क्वांतो प्रदेश का मैदान, पश्चिमी क्यूशू तथा होक्काइडो का पहाड़ी क्षेत्र, इसमें गेहूं लगभग 6% भाग किया जाता है। उसके बाद में जौ की बात करें तो जो प्रमुख क्षेत्र दक्षिणी जापान आता है, क्वांतो मैदान, उत्तरी पूर्वी हांसू तथा उत्तरी पश्चिमी जापान। यहाँ जौ की 40% भाग पर छिलका वाला तथा 60% में बिना छिलका वाला जौ उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद में फिर आपको सोयाबीन की बात करें तो होक्काइडो तथा हांसू द्वीप में है, जो कि आपको सब जापान में सोयाबीन की रोटियां भी खाई जाती हैं। आलू तथा शकरकंदी की बात करें तो यहाँ जो है होक्काइडो तथा हांसू द्वीप में पर्वतीय भाग में जो आपका है 60% मनुष्य भोजन, 20% स्टार्च, अल्कोहल तथा ग्लूकोज, 10% जानवर का भोजन, 4% बीज तथा 6% निर्यात करता है। तो इस तरीके से आपका जापान के जो कृषि प्रदेशों का वर्णन है वो आपका यहाँ पे हो। अब आपका आ गया दोस्तों दक्षिण कोरिया में कृषि का वर्णन। दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था एक क्षेत्र है। दक्षिण कोरिया कृषि के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र प्रचुर मात्रा में नहीं है। देश में के 2/3 भागों जिसे पहाड़ और पहाड़ियाँ हैं। कृषि योग्य भूमि देश की भूमि का केवल 22% हिस्सा है। दक्षिण कोरिया में सबसे महत्वपूर्ण फसल चावल है, जो देश के कुल अनाज उत्पादन लगभग 90% और कृषि आय का 40% से अधिक। अन्य अनाज उत्पादन अन्य देशों में आयात पर बहुत निर्भर करते हैं। फार्म छोटे परिवार के स्वामित्व वाले खेतों से लेकर बड़े निगमों तक के आकार में होते हैं, लेकिन अधिकांश छोटे पैमाने के होते हैं और जीवित न रहने के लिए सरकारी सहायता और सेवाओं पर बहुत निर्भर रहते हैं। दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था और शहरीकरण के तेजी विकास के साथ कृषि भूमि के क्षेत्र कम हो रहे हैं और ग्रामीण आबादी ही ग्रामीण इलाकों में शहरों चली गई है। और कृषि भूमि में कमी अलावा यानी कि चावल की खपत घटती दरों के कारण चावल की मांग में कमी आई। 1980 के दशक में देखा जाए तो व्यक्ति चावल की औसत खपत 1337.7 किलोग्राम थी और 2018 में प्रति व्यक्ति केवल 61 किलो चावल खाया गया था। यानी यह कमी आंशिक रूप से उपभोक्ता गेहूं की खपत में वृद्धि के और 2016 में औसत जो हुआ था वो कोरियाई 33.2 किलोग्राम गेहूं के आटे की खपत थी। तो इस तरीके से दक्षिण कोरिया की जो कृषि है वो आपको यहाँ पे बताया। अब आपका आता है उत्तर कोरिया के औद्योगिक विकास का वर्णन कीजिए। उत्तर कोरिया का औद्योगिक विकास, इसमें आपको लिखना है कि कोरिया कृषि प्रधान देश है। यदि देश के संपूर्ण कृषि क्षेत्र में 21% भाग कृषि योग्य है। यहाँ की मुख्य उपज है चावल है। कृषि भूमि 40% पे कृषि होती है। यानी कि बात करें तो उत्तरी कोरिया के मुख्य उद्योग जो है वो सूती वस्त्र वस्त्र व्यवसाय यानी रेशमी वस्त्र, सीमेंट, कच्चा लोहा, रसायन, जल विद्युत आदि हैं। यह क्षेत्र औद्योगिकरण के साथ साथ
खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी निर्भर है। दक्षिणी कोरिया में उद्योग यानी कि वस्त्रोद्योग, लोहा, सीमेंट आदि का विकास हुआ। औद्योगिक नगरों में पुशान सिल्क के लिए यानी कि केजिहों और इचोन लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। देश के 15% जल विद्युत शक्ति का उत्पादन उत्तर कोरिया में होता है। उत्तरी कोरिया में लगभग 60% विदेशी व्यापार रूस के साथ, 30% चीन के साथ और शेष व्यापार जो है भारतवर्ष तथा अन्य देशों के साथ होता है। तो ये उत्तर कोरिया का जो औद्योगिक विकास है वो आपको ये रहा। उसका में आपका नेक्स्ट आता है, अब दोस्तों आपका आता है सेक्शन सी यानी कि खंड सा। नोट अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड। किसी 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 5 शब्दों में हो। नंबर 7, डिस्कस द पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ चाइना। चीन की जनसंख्या का समस्या क्या व्याख्या कीजिए, यानी कि चीन की जनसंख्या के समस्या की व्याख्या कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। अब बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है डिवाइड जापान इंटू इंडस्ट्रियल रीजन एंड डिस्कस ऑफ चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी रीजन। यानी जापान को औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए एवं प्रदेशों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन आपका आता है डिस्क्राइब द रीजनल स्टडी ऑफ जापान और चाइना। जापान अथवा चीन के अध्ययन का वर्णन कीजिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 10वां आपका आता है कि राइट द एन मिनरल रिसोर्स ऑफ फॉर ईस्ट एशिया। सुदूर पूर्व एशिया के खनिज संसाधनों पर एक लेख लिखिए। 11वां क्वेश्चन आपका आता है कि डिस्क्राइब द फैक्टर इफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ फॉर ईस्ट एशिया। सुदूर पूर्व एशिया के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था आपका ये, और ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता भी दिया है उसमें आपको, यानी कि ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको अलग अलग से, चूँकि इसमें आपको थोड़ा कम समझ में आएगा तो इस सारे क्वेश्चन का मैंने वीडियो आप लोग को अपडेट करा दिया है। सारे क्वेश्चन मैंने आपको अपडेट कराया है। तो दोस्तों ये आपका जो सेक्शन ए बी सी आपको मैंने बताया, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। और मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित हूँगा। धन्यवाद दोस्तों। और इन सब वीडियो का मैंने आपको सॉल्यूशन पहले बता दिया है, और जो वीडियो का मैंने सॉल्यूशन नहीं बताया है उसको मैं आपको बाद में आपको इसी बीच में मैं आपको एक वीडियो ज़रूर अपलोड करा दूँ जो क्वेश्चन आपको नहीं अपडेट कराया गया है। तो सारे क्वेश्चनों का मैं अपडेट करा दूँगा वीडियो, क्योंकि ये आपका लॉन्ग आंसर है तो लॉन्ग आंसर थोड़ा ऐसा समझ में नहीं आएगा, तो आप जब तक उसको देखेंगे नहीं और उसको फिगर को नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।